पाकिस्तान में 27वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया से मुतल्लिक गैर मामूली तब्दीलियाँ की गई हैं। एक नई वफाकी आईनी अदालत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC कायम की गई है, जिसका एक मतलब ये है कि आईनी मामलात पर अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। FCC का अपना चीफ जस्टिस तैनात किया गया है। इसमें पाकिस्तान के चारों सूबों से बराबर के जज होंगे और ये हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात पर फैसला करेगी। इसके रद्द-ए-अमल में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन का दिफा करने की मैंने कसम खाई थी वो अब बाकी नहीं रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदलिया को हुकूमत के ज़ेर असर कर दिया गया है और 27वीं तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को चकनाचूर कर दिया है। आपको पता है, दुनिया में रूल ऑफ लॉ के बारे में सालाना डेटा शाया करने वाली आलमी इंडिपेंडेंट तंजीम वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की इस साल की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त जुडिशल इंडिपेंडेंस के हवाले से दुनिया के 143 ममालिक में से 130वें नंबर पर है। नेपाल, श्रीलंका और इंडिया अदलिया की आज़ादी के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। रीजन में पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान से ही थोड़ा बेहतर है। आज प्रोग्राम में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मुल्क का अदालती निज़ाम आज जहाँ खड़ा है, इसके पीछे किस तरह हुकूमतों, सियासतदानों, फौज और ख़ुद जुडिशरी का भी हाथ है। इसके साथ साथ 2 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। हुकूमतें, चाहे वो सिविलियन हों या फौजी, ये क्यों चाहती हैं कि अदलिया उनके मातहत हो, और अदलिया की इस हालत की जिम्मेदारी किस हद तक खुद पाकिस्तानी जुडिशरी पर भी आयद की जा सकती है। जैसा कि हमने कहा, हाल ही में पाकिस्तान के आईन में तरमीम की गई 27वीं तरमीम, जिसके तहत पाकिस्तान की फौजी क़यादत, अदलिया और सूबों से मुतल्लिक अहम और अनप्रेसिडेंटेड तब्दीलियां की गई हैं। सबसे पहले तो यही देखते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो अदलिया में तब्दीलियां की गई हैं, उनका मतलब क्या है। इस तरमीम के तहत FCC के पास ये इख्तियार होगा कि वो पाकिस्तान के आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस का रिकॉर्ड तलब करे और उस पर हुक्म जारी करे। आइन की तशरीह से मुतल्लिक किसी भी केस और अपील की समाअत भी FCC में होगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतें FCC के फैसलों की पाबंद होंगी। यानी इस तरमीम से पहले आइन की तशरीह के हवाले से जो काम सुप्रीम कोर्ट का था, वो अब FCC को दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट अमली तौर पर अब सिर्फ उन मामलात में एक अपील कोर्ट बनकर रह गई है जिनमें पाकिस्तान के आइन की तशरीह ज़ेर बहस न हो। नई अदालत के पहले चीफ जस्टिस और जजेस के बाद अपॉइंट किए जाने वाले जजेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या JCP की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट होंगे। इस तरमीम में ये वाज़ेह नहीं है कि ये तकर्रुरियाँ किन सलाहियतों या वजूहात की बिना पर की जाएंगी। माहिरीन कहते हैं कि अगर जजेस की तकर्रुरी के बारे में बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखा जाए तो अपॉइंटिंग बॉडी का एग्जीक्यूटिव या हुकूमती कंट्रोल से अलहदा होना ज़रूरी है। जजेस की तकर्रुरी के लिए वाज़ेह तरीक़ेकार और गैर जानिबदार मयार होने चाहिए। मैंने माहिर कानून प्रोफेसर उसामा सिद्दीक से बात की और उनसे पूछा कि दीगर ममालिक में चीफ जस्टिस की तैनाती का क्या तरीक़ाकार है और क्या नई तरमीम में इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि तकर्रुरियाँ जानिबदाराना न हो। कोई एक मॉडल नहीं है दुनिया में। आपने देखा होगा कि अमरीकी जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के अंदर जो है, वहाँ की जो दूसरे इदारे हैं सरकार के, उनका भी एक रोल होता है। सेनेट हेयरिंग्स भी होती हैं, कई लेवल के ऊपर इसको देखा जाता है। हमारे यहाँ हिस्टोरिकली एक ख़ास तरीक़ाकार से जिस तरह से जजों की अपॉइंटमेंट हुई है, उसके अंदर जो है एग्जेक्टिव का रोल तो था ही, लेकिन उसके अंदर बतदरीज जज हजरात का रोल बढ़ता गया और एक जुडिशल काउंसिल के तसव्वुर तक हम पहुँचे, जिसके अंदर हम चाहते थे कि पार्लियामान का रोल भी हो लेकिन जजों का रोल भी हो। लेकिन वो सिस्टम पूरी तरह से चल नहीं पाया कई वजूहात से। और अब जो तरामीम हुई हैं उसमें जिस तरह से इसको देखा जा रहा है, उसमें ज़ाहिर है बहुत से लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि अब जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर जज हजरात की बनिस्बत जो दूसरे उसके अरकान हैं, चाहे वो एग्जेक्टिव से हैं या पार्लियामेंट से हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर उनके अंदर जो कुछ जज हजरात हैं, वो चूँकि ये जो नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना है उसके मेंबर हैं, उसके चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जज, तो उनकी तकर्रुरी जिस तरह से हुई है उस पर भी खदशा है। और इसके अलावा ये काफ़ी पेचीदा तरामीम हैं, इनमें काफ़ी पहलू हैं। इन तमाम के बारे में खदशात ये हैं कि अब
ججوں کا جو رول ہے اپنی اپوائنٹمنٹ میں اور اپنی گورننس میں، اور اس کا جو اثر ہے ان کی آزادی پہ، وہ متاثر ہوگا۔ اس ترمیم کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ ایف سی سی کے قیام سے آئینی معاملات پر قانون سازی میں یکجہتی، تیزی اور ترتیب پیدا ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے کرمنل اور سول کیسز کے فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی اور دونوں معاملات کو الگ الگ کرنے سے عدالتی عمل میں بہتری آئے گی۔ لیکن دیکھا جائے تو پاکستان میں زیر التوا مقدمات کی اکثریت سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ دیکھیں، آئینی ترامیم ناگزیر ہیں کسی بھی معاشرے میں، چونکہ معاشرہ جب ارتقا کرتا ہے تو اس کی ضروریات بدل جاتی ہیں، معاشرہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک بڑی کبھی کبھار کی جانے والی چیز ہے، اور اس کے پیچھے بہت گفتگو، بہت بحث، ایک سیاسی پروسیس، کئی قسموں کی کشمکش چل رہی ہوتی۔ اگر تو مقصد یہ تھا کہ عدلیہ کے اندر کچھ آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے چونکہ وہ اپنا کام نہیں کر پا رہی، تو جو بنیادی مسئلہ میرے نزدیک، اور میں 20-25 سال سے اس نظام کو دیکھ رہا ہوں، وہ تو یہ ہے کہ 95% لوگوں کے جو عام کیسز ہیں، جو عدالتوں میں پھنسے رہتے ہیں، جس میں بہت وقت لگ جاتا ہے، جس کی زبان انہیں سمجھ نہیں آتی، جس پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح کی آپ کو اصلاحات چاہیے، وہ تو اور اصلاحات ہیں، وہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے پروسیسز بہتر کریں، آپ اپنے لاز اپڈیٹ کریں، آپ آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن لائیں، کیس فلو مینجمنٹ کریں۔ وہ تو ہوا نہیں۔ آپ نے وہ کام جو کہ مے بی 1% کیسز کے اندر ہوتا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا اور بڑی جلدی میں کیا۔ اب اس سے ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ از نو لانگر دا سپریم کورٹ، بیکاز اب تو وہ صرف ایک ایپیکس اپیلیٹ کورٹ ہے ایسے ہر کیس میں جس میں کوئی آئینی پہلو نہ ہو۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشنل فنکشن کو علیحدہ کر رہے ہیں تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ تاثر بھی قائم نہ ہو کہ جو جج حضرات آئینی عدالت میں بیٹھیں گے ان پہ کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ آ سکتا ہے۔ فی الوقت صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف ان کا اپنا جو تقرری کا سارا انتظام جس طرح سے دیا گیا ہے اس پہ سوال اٹھ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ ان کی مداخلت اب دوسرے کورٹس میں بھی ہے، اور جو دوسرے ادارے ہم نے بنائے ہیں جس کے اندر پارلیمان اور اب ایگزیکٹو زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ ججوں کے تبادلوں میں بھی شامل ہو سکتی ہے، اس کی تقرری میں بھی وہ حاوی ہے۔ تو تھوڑا سا لگتا ہے کہ بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ زیادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں کسی بھی آئینی ترمیم اور اس کے سیاسی اور انتظامی امپیکٹ کا جائزہ لیں تو بات 1973 کے آئین سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہی پاکستان کا پہلا متفقہ آئین تھا اور ساری لڑائی اور بحث اسی کے گرد گھومتی ہے۔ عدلیہ کی آزادی 1973 کے آئین کے بنیادی ستونوں میں شامل ہے اور سپریم کورٹ کو آئین کا نگہبان یا گارڈین مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن جب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کیا تو عدلیہ کی آزادی رہی اور نہ آئین کے تحفظ کا اختیار باقی رہا۔ ججز سے کہا گیا کہ وہ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر یعنی PCO کے تحت نیا حلف اٹھائیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ فوجی ٹیک اوور کو تسلیم کریں۔ 19 ججز نے حلف اٹھانے سے انکار کیا اور سپریم کورٹ کے 4 ججز نے حلف اٹھانے کے بجائے استعفیٰ دینے کو ترجیح دی، یعنی کئی ججز نے جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف مزاحمت کی۔ لیکن کئی ججز نے حلف بھی اٹھایا اور اس طرح فوجی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دینے والی بچی کچی عدلیہ نے بعد میں فوجی حکومت کے اقدامات کو قانونی منظوری دے دی۔ 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق ایک طیارہ حادثہ میں ہلاک ہو گئے۔ 11 سال بعد ملک میں جمہوریت بحال ہوئی تو فوجی آمریت کے سامنے بے بس عدلیہ کو بھی آزادی کا احساس ہوا۔ عدلیہ کی جانب سے منتخب سویلین حکومتوں پر دباؤ اور حکومتوں کی جانب سے عدلیہ کو اپنے ماتحت کرنے کی کوششیں شروع ہو گئیں، جسے بعض ماہرین انسٹیٹیوشنل وار لارڈزم بھی کہتے ہیں۔ 1988 سے لے کر 1996 تک 4 مرتبہ ملک کے صدر نے منتخب جمہوری حکومتوں کو آئین کے ایک آرٹیکل یعنی 58(2)B کے ذریعے برخاست کیا۔ عدالتوں نے صدر کے اس اقدام کی توثیق کی، اسے ویلیڈیٹ کر دیا۔ 1999 میں جب جنرل مشرف ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آئے تو اعلیٰ عدلیہ نے انہیں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا نظریہ ضرورت کے تحت قانونی راستہ فراہم کیا۔ جنرل مشرف نے بھی اقتدار سنبھالتے ہی عدلیہ کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے ججز سے کہا کہ وہ PCO پر دستخط کریں، لیکن سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی سمیت 6 ججز نے انکار کیا، جس پر انہیں نکال دیا گیا۔
2007 में एक दूसरा PCO आया जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 64 जजेस ने दस्तखत से इनकार किया। इससे ये जाहिर होता है कि जहां एक तरफ अदलिया ने फौजी इक़दामात को मंजूर किया, वहीं हर बार बहुत से जजेस ने इन इक़दामात का हिस्सा बनने से इनकार भी किया, जिसके नतीजे में फौजी और सिविलियन हुक्मरान एक्सपोज हुए और उन्हें अपनी मर्जी के जज लाने पड़े। अब देखिए, आइन में दो चीज़ें हैं बेसिकली, सिर्फ दो उसके पिलर्स हैं। ये आइन बनाया गया कि लोगों इख्तियार इस मुल्क का लोगों के पास होगा और वो इख्तियार लोगों के चुने हुए लोगों से चलाया जाएगा, यानी जैसे कि इलेक्शन होंगे और उसके लिए। और दूसरा इसका एक पिलर ये था कि अदलिया की आज़ादी को सिक्योर किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा। इन दो चीज़ों को आप ख़त्म कर दें, जमहूरियत ख़त्म हो गई। चलिए, ये तो किसी हद तक वाज़ेह है कि फ़ौज, सियासतदान, फ़ौजी और सिविलियन हुकूमतें अदलिया को कंट्रोल करने की, इसे एक तरह से अपने एजेंडे पर चलाने की कोशिश करती रही हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया जिस दोराहे पर खड़ी है, उसमें ख़ुद अदलिया का अपना कितना हाथ है? आपको सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दौर याद है? 2011 के गैलप पोल के मुताबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी उस वक्त मुल्क की सबसे मशहूर अवामी शख्सियत थे। इसकी वजह उनकी फौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद थी। शायद आपको 2007 की लॉयर्स मूवमेंट याद हो। परवेज़ मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस के ओहदे से बरतरफ करके घर में नज़रबंद कर दिया था। 2007 में वकीलों की तहरीक के बाद उन्हें उनका ओहदा वापस दे दिया गया था। मुबस्सिरीन कहते हैं कि अपने ओहदे पर बहाल होने के बाद उन्होंने हुकूमत के कामों में खूब मुदाखलत की। उस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मफलूज करके रख दिया, अपने इख्तियारात का बेदरेग इस्तेमाल किया और वुज़रा और सरकारी एहलकारों को निशाना बनाया। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस दौरान इस तरह का तासुर मिलने लगा था कि खुद उन पर किसी कानून का इतलाक नहीं होता। उन्होंने सुओ मोटो नोटिस और हद की इज्जत के कवानीन का बहुत इस्तेमाल किया। इफ्तिखार चौधरी के बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार आए और मुतनाज़े फैसलों का ट्रेंड बज़ाहिर जारी रहा। उन पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के खिलाफ मुतनाज़े फैसले और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक़ में नरम गोशा रखने के इल्ज़ामात लगते रहे। इसके अलावा उनकी डैम बनाने के हक़ में मुहिम के लिए डैम फंड इकट्ठा करने, हस्पतालों पर छापे मारने और सरकार के कामों में मुदाखलत के इल्ज़ामात लगे। हम सबको मालूम है, जो भी पाकिस्तान की सियासत और आइनी तारीख को देखते हैं, कि एक डीप स्टेट का रोल रहा है, चाहे मार्शल लॉज के थ्रू रहा है, इनडायरेक्ट रूल्स के थ्रू रहा है, और उसके ऊपर एक लंबी बहस हो सकती है कि उसकी वजह से पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी कैसे हुई और पोलराइजेशन हुई। लेकिन पिछले 10-15 सालों में एक और फिनोमिनन भी आया जिसको हम कहते हैं जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें हुआ ये कि जब जज हजरात कामयाब हुए किसी जंग में डीप स्टेट के खिलाफ और ताकतवर हो गए, तो उन्होंने पॉलिसी और सियासी अमूर में मुदाखलत शुरू कर दी। उसकी वजह से जाहिर है फिर आप पार्टिजन भी लगते हैं और आपके ऊपर उंगलियां भी उठती हैं और आप मखदूश भी होते हैं इदारे के तौर पे। पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी तो चले बैरूनी मुदाखलत की वजह से थी, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स तो उन्होंने खुद की, जब उन्होंने ऐसे मामलात में अज खुद नोटिस लेके शामिल हुए जो कि मतनाज़े सियासी या पॉलिसी मामलात थे, तो उससे उनकी साख ख़राब हुई, चूँकि वो अच्छे फैसले नहीं कर पाए, उनके ऊपर सियासी बायस का इल्ज़ाम लगा और वो अपने असल काम से हटते चले गए। तो अब जो लोग ये तरामीम कर रहे हैं, ये सारा कुछ उनके आर्सेनल में है। वे तमाम सवाल उठा सकते हैं कि अदलिया कौन सा अच्छा काम कर रही थी। जितनी बैनुल अक़वामी रैंकिंग्स हैं उसमें ये नीचे से कुछ नंबर के ऊपर मौजूद है कई सालों से। देखिए, हर फौजी आमिर और मुस्तकिल इक़्तिदार की ख्वाहिश रखने वाले सियासतदानों ने हमेशा कोशिश की है कि किसी तरह अदलिया को अपने ताबे लाया जाए। नुमाया एक्सेप्शंस के बावजूद मजमूई तौर पर देखा जाए तो लगता है कि पाकिस्तान की आला अदलिया ने आमिरों के इक़्तिदार को आईनी शक्ल देने में किरदार अदा किया। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी अदलिया की तारीख में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने इंसाफ के मयार पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कि अदलिया को दरपेश मौजूदा सूरत हाल की किसी हद तक खुद अदलिया भी जिम्मेदार है। थोड़ा थोड़ा करके आज हम इस जगह पहुंच गए कि हमने आइन को इस तब्दीली कर दिया कि अब हमें मुअत्तल करने की या मनसूख करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें हमारे जजेस जो सर्विंग पुराने थे उनका भी कसूर है हुकूमतें हटाने में, गिराने में। एक कमज़ोर अदलिया या जुडिशरी के शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म जो असरात होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं एक जमहूरियत के लिए? लोग बोलते हैं ये अदलिया पे हमारा एतबार नहीं है। पब्लिक हो, वो जज को मुनसिफ के तौर पे बहुत सारे को देखना छोड़ दिया है।
جیسا کہ ہم نے آج پروگرام میں دیکھا، پاکستان کی عدالتی تاریخ سیاسی مداخلتوں، آئینی بحرانوں اور انتظامیہ کے اختیارات پر قابو پانے کی کوششوں سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان کے آئین میں انصاف کا حصول ایک بنیادی جز ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آئین کے اس جز کے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں نفاذ کی راہ میں کافی رکاوٹیں ہیں، اور آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہر کوشش، شارٹ سائٹڈ پالیسیز اور وقتی فوائد کے لیے کی گئی تبدیلیاں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی جگہ انہیں بڑھاوا ہی دیتی ہیں۔ فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی پر اعتبار نہیں کر رہا، فوج بظاہر کئی فوجیوں پر، سیاستدان اکثر سیاستدانوں پر، اور عدلیہ نئی عدلیہ پر۔ ایسے میں جان ایلیا یاد آتے ہیں، جنہوں نے کبھی کہا تھا، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔